जय हिंद। आज के इस क्लास में ईवीएस एनसीईआरटी की अगली कड़ी है। आज का जो क्लास है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो कंटेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% फंसेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं क्लास को। इसके पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करेंगे तब कि ये सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। देखिए, ये है खिड़की से। अब इसमें क्या है आइए देखते हैं। तो आमना के सफ़र का अगला ही लेसन बना दिया गया है। 16 मई की बात थी अभी तक, अब 17 मई की बात है। तो 17 मई को वहाँ से चलती है, पहुँचती है कहाँ? गोवा। तो देखिए, मडगांव क्या है? मडगांव जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गोवा राज्य में स्थित है। गोवा में मडगांव स्थित है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए, गोवा से केरल, कहाँ से? गोवा से जो है केरल के बीच में, गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। इस मेन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। इसमें यह मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को ज़रूर नोट करिएगा। देखिए, एक जगह पड़ता है वहाँ पे उडुपी। क्या है? उडुपी स्टेशन में जो है गर्मा गर्म इडली बड़ा वहाँ पे बिकता है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। देखिए, मलयालम में क्या है कि जो मलयालम होता है, मलयालम में बलियम्मा, माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? बलियम्मा कहते हैं। बहन को क्या कहते हैं? जो माँ की बड़ी बहन होती है अर्थात मौसी जो होती है उसको हम बलियम्मा कहते हैं। और अमूमा, अपनी माँ की माँ को अर्थात नानी को हम वहाँ पर अमूमा बोला जाता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि मलयालम में माँ जो होती है उसकी जो बहन होती है उसको बलियम्मा और अपनी नानी को जो है अमूमा कहते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, केरल में क्या है, पानी की में एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने के लिए फेरी का इस्तेमाल होता है। फेरी एक प्रकार की नाव होती है, तो यहाँ फेरी का इस्तेमाल होता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, केरल के कई भागों में, कहाँ? केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। तो ये मेन पॉइंट ये है, इस पॉइंट को आप लोग देखिए। रेल टिकट के बारे में बता रहा है, आपसे प्रश्न पूछता है, आपके सीटेट एनसीईआरटी में है ये आपका प्रश्न, सीटेट में पूछता है कि रेल टिकट में क्या क्या होता है। तो रेल टिकट जो नहीं है, तो रेल टिकट में जो प्रमुख चीज़ें हैं, एक तो ट्रेन का नंबर होता है, दूसरा सफ़र शुरू करने की तारीख होती है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है, किराया लिखा होता है और दूरी लिखी होती है। ये मेन चीज़ें रेल टिकट में लिखा होता है। आपको आइए रेल टिकट पूरा दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये रेल टिकट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, ये इस तरह का प्रश्न आपके सीटेट में पूछा गया है, कई बार पूछेगा भी आगे चल के, और पीछे भी पूछा जा चुका है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। जो लोग रिजर्वेशन करा के जाते हैं वो रिजर्वेशन टिकट में ऐसा लिखा होता है, जनरल टिकट में संभवतः ऐसा चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। जो ट्रेन में सफ़र किया था उसके टाइम टेबल क्या था, ये आपसे पूछेगा। तो ओमना ने जो है 16,335 गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस से सफ़र किया था। तो वो जो स्टेशन था वो कितने बज के कितने मिनट पर कहाँ से कहाँ तक वो ट्रेन चली थी? वो गांधीधाम, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड, भिवड़ी रोड, मडगांव, उडुपी, कोझिकोड, त्रिचूर, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टयम, त्रिवेंद्रम सेंट्रल और नागरकोइल, यहाँ से ये इतने स्टेशनों से होकर के गुजरी थी। और इधर टाइम दिया हुआ है कि किस किस टाइम पर किस किस स्टेशन पे कितने बजे पहुंची थी, और दूरी दिया है। तो ये आप लोग यहाँ से भी नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो है बदले परिवार। क्या है? बदले परिवार। एनसीईआरटी का अगला कड़ी है बदले परिवार। आइए इसमें देखते हैं क्या है। कि इसमें क्या है कि आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप चलाता है। क्या चलाता है? एक विशेष कैंप चलाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद मिलती है। तो ये मेन पॉइंट ये है। और वो उन्हें जो है अपने पैर पर खड़ा होने के लिए सहयोग किया जाता है। देखिए, बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर
और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की शादी की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में इसमें संशोधन कर दिया गया है, लड़की के लिए 21 वर्ष और लड़के के लिए जो है अब 25 वर्ष आयु निर्धारित कर दी गई है, 24 या 25 वर्ष। इसके पहले यदि आप शादी कर देंगे तो कानूनी रूप से ये वैध नहीं मानी जाएगी। आप तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अब अगला है एनसीईआरटी का अगला कड़ी है, अगला लेसन है हु तू तू। आइए देखते हैं इसमें क्या है हु तू तू में। हु तू में क्या है कि तुम इस खेल का नाम जानते हो क्या? इस खेल का नाम क्या है? तो इस चेड गुड हु तू हा डू छू किट किट कबड्डी या ये इसके नाम हैं। तो जो आप लोग गाँव में कबड्डी खेलते हैं वही है ये हु तू जिसको बोलते हैं। ये चे बुड हु तू झा झू झू किट 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 ये कबड्डी के ही सारे नेम हैं, अलग अलग नाम होते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बता रहा है। तो कौन है कर्णम मल्लेश्वरी? ये देखिए इनकी फ़ोटो है, ये फ़ोटो कर्णम मल्लेश्वरी की है, आप लोग पहचान लीजिए। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। मेन पॉइंट यहाँ से है कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थीं तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगीं। अब वे एक बार में 130 केजी, कितना 130 केजी तक वज़न उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कुल 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो मेन पॉइंट ये है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। 3 बहनों की कहानी बता रहा है। कौन कौन से 3 बहनों की कहानी? तो ज्वाला, लीला, हीरा, ये 3 बहनें हैं। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों जो है कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को खिलाती भी हैं। ज्वाला बताते हैं, ज्वाला अपनी बात बता रही हैं कि जब हम छोटे थे तब से जो है जब हम छोटे थे तब से लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छुईना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? शादी कोई नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों जो है वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए लोग खेल खेलने से मना करते थे। ये अपनी बात वो बता रही हैं। एनसीईआरटी का अब अगला लेसन है फुलवारी। क्या है? फुलवारी। ये देखते हैं इसमें क्या है कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं या फूलों की घाटी कहलाती है। तो ये मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब आपको नोट कर लीजिएगा। मेन पॉइंट ये भी है। इतने सारे फूल जो हैं क्या है, मेन पॉइंट इसको भी नोट करिएगा। इतने सारे जो फूल खिलते हैं ये कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो चित्रकारी दिख रही है मधुबनी पेंटिंग है। क्या है? मधुबनी पेंटिंग है। तो आइए देखते हैं क्या है मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी जो है बिहार में एक जगह का नाम है मधुबनी। तो यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों पर, खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल, किससे? मेन पॉइंट यही है, पीसे हुए चावल। कहाँ से? पीसे हुए चावल से पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और कई अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मेन पॉइंट ये भी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए कचनार के फूल के बारे में बता रहा है। तो देखिए कचनार के फूल, उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलमा को कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत पसंद है। वो कचनार के फूलों से सब्ज़ी बनाती हैं। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से जो है केले के फूलों की सब्ज़ी बनाने की फरमाइश करती हैं। तो केरल में जो है कहाँ का? केरल में केले की सब्ज़ी बनती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है। और महाराष्ट्र की ममता जो है उमर को सहजन के फूलों से पकौड़े बहुत पसंद है। तो महाराष्ट्र में जो है सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। मेन पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए खुशबू और रंग। तो बहुत से फूल जैसे
गुलदावरी जीनिया से रस भी बनाए जाते हैं, उनसे जो है कपड़े भी रंगे जाते हैं। ये कपड़े रंगने के काम आते हैं, तो ये भी मेन पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। तुमने दादी माँ के कुछ और नुस्खे के बारे में सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया है जिसमें गुलाब का जल इस्तेमाल होता है। दादी माँ का नुस्खा: गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो, इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। तो मेन पॉइंट ये भी, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी की बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश, मेन पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए क्या है, मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाके से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हज़ारों लोग लगे हुए हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। कि अब एनसीईआरटी का अगला कड़ी है कैसे बदलें घर। क्या है, कैसे बदलें घर। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, सुहाना गांव, क्या कौन सा गांव, सुहाना गांव जो है ये हरियाणा में है। कहाँ पे, हरियाणा में है। तो इस मेन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस टाइम क्या है कि भारत के जो लोग थे वो बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए थे और कुछ ही दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। तो ये मेन पॉइंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहाड़ों से समुद्र तक इस लेसन में कुछ है नहीं खास, इसलिए इस लेसन को छोड़ दे रहे हैं। इसमें गंदगी उंदगी के बारे में बताया है और समुद्र में मछलियाँ मरी रहती हैं क्या, कैसे, ये सारी चीज़ें बताई। इसमें कुछ नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, अगला लेसन करेंगे। अब है बसवा का खेत। बसवा का खेत क्या है, तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि बेलवनिका गांव, बेलवनिका गांव कहाँ पे है, वो कर्नाटका में है। मेन पॉइंट ये है। और इसमें बताया गया है प्याज की खेती के बारे में। तो ये यही सब है, लेकिन हमको उसको नहीं पढ़ना है। मेन ये है कि बेलवनिका गांव कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो देखिए, ये मंडी से घर तक इस लेसन में भी कुछ नहीं है। इसमें आलू प्याज मटर ये तमाम प्रकार की सब्जियां होती हैं। वो सब्जी कौन सी सब्ज़ी कितने घंटे में ख़राब होती है और कितने जल्दी उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ये बातें इसमें बताई गई हैं। इसमें कुछ है नहीं। तो इस पॉइंट को, इस लेसन को में कुछ नहीं। अब अगला लेसन करेंगे। ये है चूँ चूँ करती आई चिड़िया। ये देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या है कि देखिए, गीजू भाई बधेका जो है वो क्या है, गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते हैं। बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चे अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो मेन पॉइंट ये है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद है। ये कौन सा पक्षी है, तो ये है फाख्ता पक्षी। कौन सा, फाख्ता पक्षी है। ये जो दिख रहा है ये फाख्ता पक्षी है। जो कलचिड़ी होती है इसको इंडियन रोबिन बोलते हैं। ये है कलचिड़ी, इसी का नाम है इंडियन रोबिन। ये जो है इसकी मुख्य विशेषता है कि ये पत्थरों के बीच खाली जगह में जो है ये अंडे देती है। कलचिड़ी जो है पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है। और मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसले में घास से बना, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। मेन पॉइंट ये है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आखिर बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना, कलचिड़ी कौवे जैसा नहीं होता है। कौवे के घोंसले में, देखिए अब कौवे के बारे में बता रहा है, ये है कौवा। तो ये कौवे के बारे में बताएगा। तो कौवे के घोंसले में क्या होता है, तो देखिए कौवे जैसा नहीं होता। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। तो मेन पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़ कर बैठा है। उसकी चोंच के अंदर से लाल सी कुछ देर आ रही है। मतलब मैं इसको नहीं है, तो इसको नहीं। मेन यही है कि कलचिड़ी जो है वो उसमें जो घोंसले में नाजुक टहनी, ऊन, जड़ें, बाल, रुई सब बिछा दिया रहता है। बिछा करके अपना घोंसला बनाती है। कौवा जो है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। मेन पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये कोयल के बारे में बता रहा है। कोयल है, ये है क्या है, कोयल। आपको एनसीईआरटी में चित्र सहित हम दिखा रहे हैं। तुम जानते हो
कि कोयल बहुत मीठा गीत गाती है, पर क्या तुम्हें पता है कि वह अपना घोंसला नहीं बनाती। मेन पॉइंट ये है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। तो मेन पॉइंट ये है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, ये है बसंत गौरी, ये है बसंत गौरी। क्या है? बसंत गौरी। आज सब पक्षियों को पहचानवा देते हैं। अब देखिए क्या है, बताते हैं। नज़दीक के एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल में एक घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की, मेन पॉइंट इसको नोट करिएगा कि कौवा जो है वो पेड़ की ऊंची डाल में घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है, कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर भी ऐसा करती है। क्या करती? कबूतर भी ऐसा ही अपना घोंसला बनाती है। पुराने मकान या खंडहरों में बसंत गौरी जो होती है वो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया, ये क्या है? ये है दर्जन चिड़िया। अब आइए देखते हैं। दर्जन चिड़िया का तो ऐसा है, दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम है वैसा काम है। वह जो है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका घोंसला है। शक्कर खोरा, देखिए ये चित्र में आप देखेंगे तो आपको दिखाते हैं कि शक्कर खोरा क्या है। ये देखिए, ये है शक्कर खोरा। क्या है? शक्कर खोरा। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये है शक्कर खोरा। अब देखिए, शक्कर खोरा किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। उसी शाम हमने एक डाल पर एक ऐसा टंगा शक्कर खोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किस चीज़ से बना है? घोंसले में, अब देखिए इसके घोंसले में होता क्या है कि घोंसले में, मेन पॉइंट ये है, घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो मेन पॉइंट ये है, मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद होता है, वह वहीं बच्चा बैठा रहता है अपनी माँ के इंतज़ार में। तो मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बीवर पक्षी के बारे में कह रहा है, तो आइए दिखाते हैं आपको। ये है बीवर पक्षी। क्या है? क्या तुम बीवर पक्षी के बारे में यह बातें जानते हो? सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह जाकर के अंडे देती है। तो मेन पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ज़रूर नोट करिए। पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं। किसके? पक्षियों के कई दुश्मन हैं, जैसे मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। इन सब के से बच कर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह सब पक्षियों की परीक्षा है। तो ये मेन पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा। ये है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर के दुम पर तक दिखे नीला ही नीला। तो ये क्या, कौन सा पक्षी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स से। अब मैं थोड़ा आपको संकेत दे देते हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये कौन सा पक्षी होगा। ये पक्षी जो होता है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, जबकि अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं। मेन पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। पेड़ों पर, ज़मीन पर, पानी में, ये दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। पंजों के बारे में बताया गया है पानी में तैरने के लिए, तो इसको पहचान करना है कौन सा पंजा किसका है। ये इस तरह से, टहनियों को पकड़ने के लिए इस तरह से, शिकार पकड़ने के लिए इस तरह से, पेड़ पर चढ़ने के लिए इस तरह से, ज़मीन पर चलने के लिए इस तरह से, इनको पहचान करना है। तो इस पॉइंट को भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। पक्षियों की चोंच, जैसा खाना वैसी चीज़ें। देखिए, मांस खींचने और पकड़ने के लिए तो ये है, इसको देखिए, मांस खींचने के लिए, लकड़ी में छेद करने के लिए ये कौन सा पक्षी है, फूलों का रस चूसने के लिए ये कौन सा पक्षी है, ये सब पहचान करवाना है। कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए तो ये पक्षी है। फिर बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए तो ये पक्षी है। काटने के लिए
काटने के लिए। तो मेन पॉइंट इनको भी आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। अब देखिए, अब है जानवरों के दांत। देखिए किस जानवर के कैसे दांत होते हैं। तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ये है गाय। अब देखिए इसके दांत के बारे में बता दिया। अब आइए ये देखते हैं बिल्ली। बिल्ली के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। मेन पॉइंट इसको भी नोट कर लीजिएगा। सांप के बारे में बता रहे हैं। सांप के दांत तो क्या होते हैं, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है। वो मतलब अपने सांप जो है अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि निगल करके खाता है। गिलहरी के दांत हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। दांतों के काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या होते हैं, घिस जाते हैं। ये है गिलहरी। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का अगला लेसन है नंदिता मुंबई में। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इस लेसन में कुछ खास नहीं, इसलिए इसको नहीं करते हैं। अगला लेसन करेंगे। अब अगला एनसीईआरटी करेंगे। तो देखिए बाजार गांव जो है, बाजार गांव कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, बाजार गांव महाराष्ट्र में है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा वाटर पार्क था। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और अगला है कि कप परेड। कौन सा, कप परेड। कप परेड कहाँ पर है, मुंबई में है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए कर्नाटक में एक जगह है होलकुंडी। कर्नाटक में एक गांव है होलकुंडी। वहाँ पे लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुआं में पानी नहीं रहता। पिछले 3 सालों से में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, ना खेती करने के लिए, ना पीने के लिए, ना ही जानवरों के लिए। हार मान कर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों का साथ जाना पड़ता था। तो ये मेन पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। तो वहाँ पे क्या है कि गांव की पंचायत परेशान थी, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। इस गांव की पंचायत की एक बहुत बड़ी खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों ने इस पंचायत का जो नाम रखा है वो भीमा संघ। क्या रखा है, भीमा संघ। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या तुम, इस पॉइंट को नहीं नोट करना है। तो भीमा संघ जो वहाँ पे पानी की समस्या थी, उसको नाम भीमा संघ रखा है। भीमा संघ जो है पानी के लिए काम करते हैं। पानी के से संबंधित चीज़ों के बारे में वो काम करते हैं। अब अगला है जड़ों का जाल। क्या है, जड़ों का जाल। आइए इसमें क्या है देखते हैं। देखिए जो घास होती है, घास की जड़ें जो है बहुत मजबूत होती हैं। तो ये है, नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें जो है पेड़ काटने के खिलाफ कानून। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना बड़ा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों को उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर में लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। कुल मिलाकर के ये कहना है कि आप पेड़ जब काटेंगे तो आपको कानूनी रूप से मंजूरी लेनी पड़ती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाज़ा लगाओ कि इसकी जो जड़ें होती है ज़मीन में कितनी गहरी जाती हैं। सोचो यदि ऐसा 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिया जाए, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें तब तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग वहाँ यह बात जानते हैं। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इस पेड़ के तने में जो है छेद करके पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। मेन पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला है मिलकर खाएं। क्या है, मिलकर खाएं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए माघ। क्या है, माघ। बिहू 14 और 15 फरवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरका कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले दिन को उरका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा। क्या है, बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मेन पॉइंट ये है, नोट कर लीजिएगा। असम में जो है ये चीज़ें होती हैं।
ये भी नोट कर लीजिएगा कि बिहू जो त्यौहार है वो आसाम में मनाया जाता है। और ये भेला घर है, क्या है, भेला घर है, या जो आपको चित्र में दिख रहा है। देखिए बच्चों का हक मिड डे मील, क्या बच्चों का हक मिड डे मील। हमारे देश में बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चों तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं, खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा, कौन सी प्रारंभिक शिक्षा, 1 से 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अब एनसीईआरटी का अगला जो लेसन है वो है खाना खिलाना। क्या है, खाना खिलाना। इस लेसन में कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कहानी बताया है, मेन पॉइंट इसमें कुछ भी है नहीं। तो इस लेसन को छोड़ देते हैं, अगला लेसन करेंगे। अब अगला है दुनिया मेरे घर में। क्या है, दुनिया मेरे घर में। इसमें भी कुछ नहीं है, इसको भी नहीं करते हैं, अगला कर लेते हैं। क्या है, पोचमपल्ली। एनसीईआरटी की अगली कड़ी है पोचमपल्ली। तो मुख्तारपुर गांव में रहने वाली मीणा और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागे के ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यहाँ बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने अपने तरीके से, अनोखे तरीके से बनाई जाती है। उनका गांव कहाँ पर है, इस मेन पॉइंट ये है, उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। कहाँ पर, ये मेन पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ पर ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पोचमपल्ली है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। पोचमपल्ली साड़ियाँ जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में क्या कर दिया है, रोशन कर दिया है। देखिए पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उन इलाकों के नाम से मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की साल, मधुबनी की पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई। ये मेन पॉइंट ये भी है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब अगला है दूर देश की बात। क्या है, दूर देश की बात। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें है कि मलयालम में चिट्टप्पन पिता का छोटा भाई, कौन, चाचा, अर्थात चाचा जो होता है उसे मलयालम में चिट्टप्पन बोला जाता है, जो हमारे पिताजी का छोटा भाई होता है। और कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को जो है कुजम्मा बोला जाता है। तो मेन पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी यहाँ से बहुत दूर है। क्या है, अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज़ से पहुँचने में 2 घंटे लगे। तो ये बता रहा है 2 घंटे लगती है, शांता बता रही है। अब देखिए अबू धाबी जो है, अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों तरफ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देते हैं। ना कोई पेड़ है, ना कोई हरियाली, केवल रेत ही रेत दिखाई देते हैं। केरल में भी केरल में बने अपने घर के आसपास ही हरियाली और ठंडे पानी की बात याद आती है, ऐसा वो बता रही है। तो इसको नहीं लिखना है, नहीं नोट करना है। अब देखिए रेगिस्तान में क्या है, रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ, ना झील और ना ही तालाब। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है, और लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। मेन पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अबू धाबी में जो है रुपए को क्या बोलते हैं, दिरहम कहा जाता है। रुपए को दिरहम कहते हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया में रुपए को रुपया बोला जाता है, वहाँ पे पैसा जो चलता है उसको दिरहम बोला जाता है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। देखिए अबू धाबी में क्या है कि अबू धाबी में खिड़कियाँ खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बाहर बहुत ही गर्मी होती है, ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं, गर्मी की एसी चलती है, मतलब एयर कंडीशनर। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। ये है अबू धाबी का चित्र। और पूरा शरीर सिर से लेकर के पैर तक ढका रहता है, जिससे वे तेज़ धूप से बच जाते हैं। तो मेन पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा। अब अगला है देखिए चटपटी की पहेलियाँ। क्या है चटपटी पहेलियाँ, तो ये मिर्च के बारे में पहेली है, बता रहा है। और ये है अदरक के बारे में बता रहा है। तो ये अदरक के बारे में बता रहा है, इसको देख लीजिएगा, आप नोट भी कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और ये है काले मोती जैसे बारीक है, तो ये कौन सा चीज़ है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये है जीरा, जीरा के बारे में बता रहा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या है इसको भी बताइएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका जो मेन पॉइंट है वो हम बताते हैं कि इसका मेन पॉइंट क्या लिखना है आपको। मैं हूँ कुट्टन, मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है। मतलब केरल में क्या होता है, केरल को क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा कहा जाता है। वहाँ मैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगते हैं। मेन पॉइंट है केरल में ये तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगाया जाता है। मेन पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए गरम मसाला, कई मसालों का पिसा पाउडर जैसे जीरा, इलायची, छोटी और बड़ी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ते, सौंठ आदि होते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला है वहीदा फौजी। क्या है वहीदा फौजी, क्या है वहीदा फौजी, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। जो ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। कौन है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, इसका फ़ोटो आप देख लीजिएगा, पूरी चित्र देख लीजिए। ये भारतीय नौसेना में क्या है, डॉक्टर हैं। क्या है, डॉक्टर हैं। भारतीय नौसेना में ये डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है महिलाओं के लिए। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और यह जो है थन्ना मड़ी गांव में बहुत से छोटे गांव में रहने वाली हैं, जो कि यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। जम्मू कश्मीर में है, राजौरी ज़िलों में पढ़ता है। ये सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हैं और लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थी, वे भी इसी स्कूल में जो है बगल में बैठकर पढ़ती थी। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और इनकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो ये MBBS की परीक्षा पास इन्होंने कर रखी थी और बाद में इन्होंने सेना ज्वाइन कर लिया था। तो सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर ये तैनात हो गई थी। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। नौसेना में ये डॉक्टर थी। क्या थी, भारतीय नौसेना में ये डॉक्टर के पद पर तैनात थी। बाद में ये कई पदों पर भी कार्य किया। तो इनके बारे में आप ज़रूर जानिए, आपका NCERT में है, ये निश्चित तौर से आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। और क्लास 4 की NCERT का ये लास्ट लेसन है। तो इस लेसन का नाम है कामयाब कोशिश हुई कामयाब। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इस कटको पुल गांव जो है वो क्या है, लद्दाख में है। कौन सा मेन पॉइंट, इसको नोट करिएगा कि इस कटको पुल गांव जो है वो कहाँ पर है, लद्दाख में है। गांव के सभी बच्चे ऐसे स्कूल पहुंचते हैं, मतलब गांव के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में इसमें बताया है। मेन पॉइंट ये है, नोट कर लीजिएगा। और वहाँ पर जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिताजी को आवा ले बोलती हैं। क्या है, पिताजी को आवा ले बोलती हैं। तो मेन पॉइंट ये है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की NCERT क्लास 4 की NCERT ख़त्म हुई। संपूर्ण NCERT इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको जितने भी लेसन थे सब करा दिए गए हैं, मेन पॉइंट। तो उम्मीद है ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसमें आपको समस्त निचोड़ मिलेगा। और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। और निश्चित तौर से अब क्लास 3 की NCERT बची है, उसको मैं पूरा करा दूंगा। इसके बाद आपका EVS का पूरा कंटेंट वाला पोर्शन हो जाएगा। फिर मैं पेडोलॉजी और प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आई होप लोग उम्मीद है कि ये पसंद आएगा। तो प्लीज़ आज जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।